हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1857 रिवॉल्ट के मेजर कॉजेज़ के बारे में। जब रिवॉल्ट हुआ था उससे पहले लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंट था और उस डिसकंटेंट के लिए ब्रिटिशर्स काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार थे। काफ़ी सारे इकोनॉमिक कॉजेज़, पॉलिटिकल कॉजेज़, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियो रिलीजियस, कल्चरल कॉजेज़ इस रिवॉल्ट के पीछे थे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद इकोनॉमिक कॉजेज़। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया की जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी उसे काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर काफ़ी सारे अनपॉपुलर रेवेन्यू सेटलमेंट्स को स्टार्ट किया, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर काफ़ी हैवी टैक्सेशन बर्डन होने लगा। पीजेंट्स को जब ये हैवी टैक्सेस देने होते थे तो जिसकी वजह से कई बार उन्हें मनी लैंडर्स तक से लोन लेना पड़ता था। लोन लेते टाइम उन पीजेंट्स को अपनी ज़मीन को मनी लैंडर्स के पास गिरवी रखना होता था और अगर वो उस लोन को टाइम पर नहीं दे पाते थे तो उनके हाथ से उस ज़मीन को छीन लिया जाता था। इस वजह से जो पीजेंट्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा विद्रोह की भावना जागने लगी थी। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, जिसकी वजह से ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें बहुत ही फाइन क्वालिटी के गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता था। दूसरी तरफ इंडिया में जो आर्टिसंस हैं और जो हैंडीक्राफ्ट हैं वो सारे ही गुड्स को हाथों से बनाते थे। इंडियन मार्केट्स में एक कॉम्पिटिशन्स आ गया, जिसकी वजह से जो इंडिया में हैंडमेड गुड्स थे उनकी डिमांड्स काफ़ी कम हो गई। दूसरी तरफ जो वो फाइन क्वालिटी के ब्रिटिश गुड्स थे वो काफ़ी डिमांडेड थे। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट पीपल्स के जो क्रिएशंस हैं यानी कि जो उनके द्वारा बनाए गए हैंडमेड गुड्स हैं उसको और ज़्यादा डिमोटिवेट करने के लिए बहुत सारे हाई टैक्सेस को इंडियन गुड्स पे इम्प्लाई किया, जबकि ब्रिटिश गुड्स को ज़ीरो टैक्सेस के तहत रखा गया। इस वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन इंडिया के अंदर हुआ। कुछ जगह जैसे कि अवध के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ट्रेडिशनल ज़मींदार थे उनकी ज़मींदारी तक को छीन लिया गया। जैसे अवध में 21,000 ऐसे ताल्लुकदार थे जिनकी ज़मींदारी को छीन लिया गया, जिसकी वजह से वो बेरोज़गार हो गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवॉल्ट के लिए तैयार हो गए। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल कॉजेज़ भी थे जिसकी वजह से लोगों के अंदर डिसकंटेंट की भावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जैसा कि हम पहले वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं, ब्रिटिशर्स ने ऐसी कुछ पॉलिसीज़ को स्टार्ट किया जिसकी वजह से इंडिया के अंदर उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया और साथ ही बहुत सारे इंडियंस के अंदर उनको लेकर एक बहुत ही ज़्यादा गुस्से की भावना बढ़ने लगी। इन पॉलिसीज़ को अगर हम गहराई से देखें तो इनके थ्रू इंडियन रूलर्स को काफ़ी ज़्यादा डिमिनिश यानी कि उनकी पावर को काफ़ी कम करने की कोशिश की गई। जैसे कि सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी और पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस के तहत ब्रिटिशर्स ने ज़्यादातर इंडियन रूलर्स को पपेट किंग यानी कि सिर्फ एक कठपुतली बनाकर छोड़ दिया, जिसकी वजह से जनता काफ़ी निराश हो गई, क्योंकि ऐसे निरंकुश राजा को जो कि अंग्रेज़ों की कठपुतली है, ना तो उसे हटाया जा सकता है और ना ही वो ऐसा कोई प्रोग्रेसिव या डेवलपमेंटल वर्क कर रहा है जिसकी वजह से जनता का भला हो। नेक्स्ट इन द क्यू हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ को। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ऑलमोस्ट 100 और 200 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो काफ़ी ज़्यादा करप्शन बढ़ने लगा कंपनी में, जिसकी वजह से जो पुलिस ऑफिसर्स थे या जो अदर ऑफिशियल्स थे या फिर जो लोअर कोर्ट के अंदर जितने भी ऑफिशियल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा करप्शन को करने लगे। इफ़ वी विल लुक अपॉन सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ तो हमें पता चलता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करने लगे और साथ ही ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ऐसे सोशल इविल्स को यानी कि जो समाज में बुरी प्रथाएं थी उन्हें ख़त्म करने का कार्य किया। लेकिन इंडियंस के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असर हुआ,
यानी कि जब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी ऐसी कुप्रथाओं को ख़त्म किया, जैसे कि सती प्रथा जो थी उसे अबॉलिश किया, साथ ही विडो रीमैरिज को एनकरेज किया, वीमेंस की एजुकेशन पे जोर दिया, तो इसको इंडियन सोसाइटी ने बहुत नेगेटिवली देखा, क्योंकि वो ऐसा समाज था जब इन सभी चीज़ों को गलत माना जाता था। जैसे कि उस टाइम पे विडो रीमैरिज को अच्छा नहीं माना जाता था और ना ही वीमेन एजुकेशन पे इंडियंस को ज़्यादा कुछ ध्यान देना होता था। आगे अगर हम देखते हैं रिलीजियस कॉजेज़ को, सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मॉस्क यानी कि मस्जिद और टेम्पल्स यानी कि मंदिरों पर भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स को इम्प्लाई किया। साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856 को लेकर आई, जिसकी वजह से जो हिंदू कस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया गया। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखते हैं तो एक ऐसा इंडियन हिंदू जो कि अपना धर्म अगर बदलना चाहता है तो वो ईज़िली अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सकता था। सो ऐसे कुछ रूल्स को ब्रिटिशर्स ने इम्प्लाई किया, जिसके थ्रू बहुत सारे इंडियन, चाहे वो हिंदू हैं और चाहे वो मुस्लिम हैं, वो क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो गए। सो ये भी एक बहुत मेजर रीज़न था जो पीपल हैं उनके अंदर डिसकंटेंट के एनकरेज होने का। साथ ही हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे इमीडिएट कॉजेज़ भी थे जिसकी वजह से ये जो रिवॉल्ट है वो बहुत ज़्यादा भड़क गया। जैसे कि इमीडिएट कॉजेज़ में सबसे फर्स्ट रीज़न है कि जब इंडियन सिपाही यानी कि जो जितने भी सिपाही थे उनको बुलेट्स दी गई, सो उन बुलेट्स पे काऊ की, बीफ की और पिग के फैट की ग्रीसिंग होती थी। तो इस तरीके की कुछ अफवाहें उड़ाई गई कि जो नई टाइप की बुलेट्स हैं जो राइफ़ल में यूज़ होंगी उसके ऊपर बीफ की और पिग फैट की ग्रीसिंग की जाती है, जिसकी वजह से जो सिपाही हैं यानी कि जो सिपाही हैं उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, जो धार्मिक भावनाएं हैं, वो काफ़ी हद तक आहत हो गई। इस तरीके से एक और र्यूमर को फैलाया गया जिसमें ये बताया गया कि जो आटा है उसके अंदर बोन डस्ट यानी कि हड्डियों का चूरा मिला के मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से 1857 के अंदर सिपाहियों में सबसे पहले इस विद्रोह को देखा गया। सो ये कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से 1857 का जो रिवॉल्ट है वो एकदम से ब्रेक डाउन हुआ। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम जानेंगे कि कौन कौन से जगह पर किस किस लीडर ने नेतृत्व किया और इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाया। थैंक यू। If you have find this video useful, then please do subscribe this channel for more related educational and interesting videos.